ब्रेक तो बाद एक बार मुड़ तो थोड़ा स्वागत है। फतेहाबाद विच विरोधी धिरां वालों शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। कई दिग्गज आगू इत्थे मौजूद ने। का जो लगाव तो ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आज जब भी उन्हें से इनको मुक्ति मिली तब फिर इनसे मिलने के लिए हम आए, तो ये उसी समय हमको कहने लगे कि जहां हम थे फिर हम चले गए थे बीजेपी के साथ, तो हमको ही समझा रहे थे कि काहे के लिए उसके साथ हैं, छोड़िए और इधर आइए। तो बाद में तो छोड़ के हम आ ही गए। अब एक ही साथ उसी समय से हमको ही कह रहे थे। अब उसी समय से और उसके बाद जो कुछ भी हुआ और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने आपको बता दिया, भाई वहां तो कुछ है ही नहीं। और उन लोगों को हम इतना मदद किए और उसके बाद जो पिछला चुनाव हो रहा था तो उसमें तो हम लोगों के उम्मीदवार को हराने ही में लगे हुए थे। तो एक एक तरह का चीज हम नहीं बनना चाहते थे फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करके हमको बनाए हुए थे और काम नहीं हो रहा था ठीक ढंग से। जो लोग ये लोग वादा किए थे केंद्र से कि एक पिछड़ा राज्य है उसके लिए करेंगे, वो नहीं कर रहे थे। और अंतोगत्वा जिस तरह का बात इन लोगों ने गलत करना शुरू किया, हम लोगों ने कहा कि भाई ये साथ चलना ठीक नहीं है, अलग हो गए। और आप जान लीजिए बिहार में 7 पार्टी एक साथ है और मात्र 1 पार्टी अलग है। अब सब लोग मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बात तो जान लीजिए कि बिहार का तो चिंता नहीं है, अगला बार चुनाव होगा 24 में, तो उनको है क्या, अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो उनके लिए जीतना तो संभव नहीं है, चाहे जो भी इधर उधर भाषण देते रहे। और विधानसभा का भी चुनाव होगा तो कोई जगह होगा नाम मात्र का मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ बिहार का नहीं है, हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे देश में एकजुट होना होगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। ये मेरा जो आग्रह है श्रद्धेय ओम प्रकाश चौटाला जी से चरण स्पर्श करते हुए फिर इनको हम कहेंगे कि जरा यहां आपके साथ कितने लोग आए हुए। अब आगे भी ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को जोड़ने में लगिए। अब क्या समझते हैं कि कहीं कोई पार्टी ऐसा हो सकता है, कहीं आप समझ सकते हैं कि बिना सीपीआई सीपीएम के माले के कोई बात होगा? सब तरह के लोगों का, अन्य जो पार्टियां हैं विभिन्न राज्यों में। और हम तो भाई आग्रह करेंगे, मेरा बतवा तो नहीं है, सुनिएगा आप लोग, हम तो कहेंगे कि और अधिक से अधिक पार्टियां, इवन कांग्रेस पार्टी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है, और सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, बुरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा। ये लोग कोई काम कर रहे हैं साहब, आप जरा देखते हैं। अभी तो हमारे मीडिया वाले मिलते हैं, हम प्रणाम कर देते हैं, वो तो बात करना चाहते हैं। लेकिन आप जान रहे हैं कि आजकल पूरे देश में क्या हो गया है, सारे मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर नियंत्रण और एक तरफा बात चलता रहता है। दूसरे लोग बोलते हैं, थोड़ा बहुत छपा, वो सब चीज को बढ़ाया नहीं जाता है। इस हालत से करके हर चीज पर नियंत्रण रखे हुए, इसलिए जरूरत इस बात की है। और दूसरी बात है, समाज में जो ये झंझट पैदा करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम का झंझट, ताकि इसी का झंझट हो जाए और उसी में झंझट रहेगा तो फिर हिंदू लोग कोई रहेंगे, उनको हम अपनी तरफ करके जीतेंगे। कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गलत बात है। देश जब 2 हिस्सा में बंट गया था तो क्या सारे मुस्लिम चले गए थे वहां? अरे बापू ने क्या काम किया, सबके लिए काम किए, और जितना वहां थे उससे भी ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग अपने देश में रह गए। तो इसलिए मुस्लिम और हिंदू के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने के चक्कर में रहता है। आप चाहे जैसा भी हो जाइए, कोई जन्म लेता है तो जन्म लेगा तो कुछ न कुछ
तो बहुत ही गड़बड़ करने वाला आदमी होता ही है, वो अलग बात है, लेकिन आम तौर पर कहीं नहीं होता। इसलिए एक बात जान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होइए और ये समझ लीजिए कि तीसरा गठबंधन उठबंधन की बात नहीं है, मुख्य गठबंधन की बात है। मेन गठबंधन देश में बनेगा और तभी बहुत अच्छे मत से जीतेंगे, और अच्छे मत से जीतेंगे तो अपना आपको जो चाहिएगा, चाहे कृषि का मामला हो, चाहे गरीब गुरबे का मामला हो, अनुसूचित जाति जनजाति का हो, समाज के किसी भी तबके के तबकों का है, उन सबों के उत्थान के लिए मिलकर के काम होगा। इसलिए हम सब लोगों को, जो आप जयंती समारोह मना रहे हैं श्रद्धेय चौधरी देवीलाल जी का, हम लोग और यहां पर आने का मौका मिला, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन याद रखिए कि उन्होंने कितना काम किया था। आपका हरियाणा बना कैसे था? ये तो उन्हीं का मूवमेंट था जिसके चलते हरियाणा भी बना। लेकिन हरियाणा तो और पंजाब अलग हुआ, लेकिन आप जान लीजिए उन्हीं का रिश्ता पंजाब से भी सबसे अच्छा था। अभी तो आप ले लीजिए ना, अगल बगल में रहने वाले दोनों लोग मौजूद हैं यहाँ, तो इसीलिए कोई अलग नहीं, अलग राज्य बना। तो इसीलिए उनका तो बहुत बड़ा योगदान है और उन सब चीजों को याद रखना है। तो आज जो आप लोग कर रहे हैं बड़ी भारी बात है, बहुत अच्छी बात है और इसका आयोजन किए हैं। तो मेरा तो एक ही अनुरोध है कि सब लोग मिल करके एकजुट हो करके आगे बढ़िएगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। और जो देश को नष्ट करने में जो आज शासन में है वो लगे हुए हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। तो आप लोगों को ये पसंद है? अरे एकजुट होना चाहते हैं? आप बताइए, हाथ उठा के बताइए। अब देख लीजिए सर, सब हाथ उठा दिया, सब लोग हाथ उठा दिए। और यहां पर जो बैठे हुए हैं सब लोगों से हम लोगों की बातचीत हो रही है। शरद पवार साहब से कितना बातचीत हुआ और हमने कहा इनको कि आप जो करिए, सीपीआई सीपीएम सब लोगों को कहा है। और आज तो बड़ी खुशी की बात है कि जब यहां पर बादल साहब भी मौजूद हैं, तब एक बार हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, अब आप भी सब साथे आ जाइए, अब इधर उधर मत होइए, एक साथ रहिए। और हम तो आप जानते ही ना भाई, आप लोगों की जो इच्छा थी वो हम क्या करते रहे। और आपके पिताजी कितना मानते थे हमको, याद करिए ना कि कितना मानते थे। और जब हम लोगों ने 17 में काम किया वो हमको सब दिन थे। इसीलिए हम सब लोगों से विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आज सब लोग एकजुट होकर के आपने जो हाथ उठा दिया है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हम लोग मिल करके चलेंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, हम तो चाहते हैं देश को आगे बढ़ाने और मिल करके सबका विकास हो और सब लोग आगे बढ़े, यही हम लोग चाहते हैं। और समाज में किसी भी तरह का कोई तरह का इधर उधर न रहे, इसलिए सब मिल करके चलेंगे। और आपको मैं तीसरी बार हाथ उठा करके जो आपने आज कह दिया तो मुझे बड़ी खुशी है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग मिलजुल करके एकजुट होकर के चलेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नीतीश कुमार जी, बहुत धन्यवाद नीतीश कुमार जी। मैं केवल आपका 1 मिनट का समय और लेना चाहूंगा। नीतीश जी, केवल 1 मिनट का समय आपका लेना चाहेंगे। हमारे जो यहाँ फतेहाबाद जिला की जो यूनिट हमारी है, जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने आपके स्वागत के लिए एक बड़ी माला रखी है। उस बड़ी माला के माध्यम से एक संदेश आपके सबके माध्यम से देश को देना चाहते हैं कि हम सब के सब एक होकर के आगे 2024 की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर
इन लाखों लोगों ने जो आज आप लोगों को सुनने के लिए आए, जो लाखों लोग आज आपको ये विश्वास देने के लिए आए हैं कि हम सब लोग एकजुट होकर के हरियाणा प्रदेश से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। एक बार फिर आप दोनों हाथ खड़े करके नेताओं को विश्वास दिलाओ कि हम इस प्रदेश से, देश से भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। किसान केसरी भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। मैं अब आपके बीच में उस महान शख्सियत को रूबरू करना चाहता हूं जिन्होंने लंबे समय तक किसान की, मजदूर की, कमेरे की लड़ाई को लड़ने का काम किया। खास करके ये जो किसान आंदोलन चला था कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ, कैसे वो काले कानून वापिस हो, उसके लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी। जब पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठा था, उस आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली इस देश की राष्ट्रीय पार्टी सीपीएम जो है, उसके सेक्रेटरी जनरल श्री सीताराम येचुरी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आकर के जनता जनार्दन को संबोधित करें। वो संबोधित करें उससे पहले प्रदेश के अध्यक्ष से, जिला के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि आन बान की शान पगड़ी पहना करके, मेमेंटो दे करके उनका सम्मान करने का काम करें। जननायक ताऊ देवीलाल अमर रहे। अब ताऊ देवीलाल अमर रहे। सीताराम येचुरी जी। हिंदुस्तान में विपक्ष की आवाज आदरणीय सीताराम येचुरी जिंदाबाद। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिन्होंने हमें आमंत्रण किया आज यहाँ पे मौजूद रहने के लिए, माननीय श्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी, वो तो जाना पड़ा, अनिवार्य है क्योंकि हेलीकॉप्टर सूर्यास्त के बाद वो चल नहीं सकता और उनको पटना जाना है, तो वो तो चले गए। श्री माननीय शरद पवार जी, सुखबीर सिंह बादल जी, अरविंद सावंत जी, अभय चौटाला जी, केसी त्यागी जी, मेवार जमातिया जी, नाफे सिंह राठी जी, मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, धीरज शर्मा जी और कुमारी सोनिया दुहान जी, और साथियों, मेरे भाई और बहनों, ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्वनीय बात है कि आज चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में आज मुझे चौटाला जी ने यहाँ पे आमंत्रण किया। मैं बहुत ही छोटा नौजवान था जब चौधरी देवीलाल जी को कई बार हमारे हरकिशन सिंह सुरजीत साहब के साथ वो कई बार बातचीतों में मौजूद रहा। मैं बहुत कुछ सीखा उस समय, और ख़ास तौर पर एक बात जो हमने सीखी, जो हम खास चाहते हैं कि आज की राजनीति में ये बात गायब होते जा रही है, वो है उसूल के आधार पर राजनीति करना। वो समय याद है 89 के, अब वीपी सिंह साहब की सरकार बनने से पहले सर्वदलीय, जब सब सांसदों ने मिलकर तय किया था विपक्ष के कि चौधरी देवीलाल हमारे नेता होंगे, लेकिन देवीलाल जी ने कहा कि नहीं, ये चुनाव हुए हैं बोफर्स और बोफर्स के भ्रष्टाचार के कांड पर, और उसका प्रतीक वीपी सिंह रहा है, तो वीपी सिंह बनेगा प्रधानमंत्री करके वो प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिया। हमने एक और ऐसे शख्स को देखा जो हमारे पार्टी के नेता हुआ करते थे, कॉमरेड ज्योति बसु, जिनको प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रण किए थे, और उस समय उन्हीं कई वसूलों के आधार पर
उन्होंने भी मना कर दिया। अब उस तरीके की राजनीति नहीं रही। अगर उस तरीके की राजनीति को वापस लाना है तो आज जरूरी है कि उस तरीके की बातें पर चर्चा हो। बिल्कुल नीतीश जी ने जो कहा बिल्कुल सही, हम सबको इकट्ठा होकर 2024 में हमारे देश को, भारत को बचाना है, संविधान को बचाना है और आने वाले दिनों में इस भारत को बदलना है एक बेहतर भारत में। और ये तरीके के चर्चाएं जब होती थी तब याद है मुझे, तब देवीलाल, कॉमरेड सुरजीत और बाकी विपक्ष के नेताओं के बीच में न्यूनतम दाम के बारे में चर्चा होती थी कि सरकार क्या ये जिम्मेदारी ले कि किसान को न्यूनतम दाम दे। दूसरी तरफ से एक पक्ष आया कहते हुए अगर न्यूनतम दाम अगर किसान को आप ज्यादा दोगे तो बाजार में दाम बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को और लोगों के लिए महंगाई होगी, तो इसलिए किसानों को आप एमएसपी ना दे। अब इन दोनों को किस तरीके से सब मिलाने की बात की उन्होंने, देवीलाल जी ने। उन्होंने कहा किसान के लिए एमएसपी भी होगा और आम लोगों के लिए कम कीमत पर अनाज मिले, उसके लिए राशन दुकानों की व्यवस्था करो। ये दोनों बातों को जो जोड़कर रखा, राजनीति का मकसद है इस तरीके की नियमों के आधार पर, उसूलों के आधार पर निर्णय ले। लेकिन आज क्या हो रहा उल्टा। इतनी ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुई, पहली बार इस 7 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी को जो कानून वो लाए उनको वापस लेना पड़ा। साथ साथ आश्वासन दिया एमएसपी लागू करेंगे, उसका जो है कानूनी दर्जा देंगे। आज तक ये काम नहीं हुआ। वही इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की अमेंडमेंट को किसानों के ऊपर लागू नहीं होगा, वो आश्वासन दिया, वो नहीं हुआ। आज जो है पूरी की पूरी देश में एक किस्म की लूट मची हुई है। पब्लिक सेक्टर की बिक्री, जो हमारे देश के बड़े पूंजीपति हैं, बड़े सरमाएदार, बड़े कॉरपोरेट के नेता, जो दुनिया के अंदर सबसे अमीर के लिस्ट में 330 के नंबर पे थे, अब इस 7 सालों में वो 2 नंबर पे पहुंच गया। अब अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है और देश की संपत्ति की लूट हो रही है। आज हम सबको मिलकर ये बात समझाना पड़ेगा मोदी सरकार को कि साहब समझिए, ये देश की संपत्ति, ये पब्लिक सेक्टर, ये रेलवे हो या जमीन हो, ये सब आम लोगों की संपत्ति है। देश की जनता इसकी मालिक है। सरकार जो आता है जाता है वो सिर्फ मैनेजर है, मालिक नहीं है। और बिना मालिक के इजाजत कोई भी मैनेजर अगर संपत्ति बेचता है तो मालिक जो है उस मैनेजर को बदल देगा और 2024 में इस मैनेजर को बदलना है जो भारत का लूट कर रहा है और हमारी सबका जिंदगी जो है बर्बाद कर रहा है। तो आज यही संदेश है कि सबको इकट्ठा होकर आज देश के अंदर, देवीलाल जी ने तो एक और बात कह रहे थे, जब तक शांति और सामरस्य नहीं होगा देश में कोई विकास नहीं हो सकती। आज वही माहौल पैदा हो गई देश में, एक नफरत का, हिंसा की राजनीति, एक नफरत, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने वाली नफरत। और इस तरीके की नफरत की राजनीति के चलते हुए जो सामरस्य बिगड़ जाएगा, आज उस देश का विकास और उस देश के लोगों की तरक्की कभी नहीं हो सकती। इसलिए आज अनिवार्य है सबको इकट्ठा होकर आज इन ताकतों को सत्ता से दूर रखना, वरना अपने भारत को हम नहीं बचा पाएंगे। हम आते हैं हमारे वामपंथी पार्टियों की और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में। एक प्रांत है हमारे देश में जहां पर हमारी सरकार है, राज्य सरकार, वो है केरला। केरल के अंदर वो एकमात्र राज्य है, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य है, हमारी सरकार होते हुए, हमारे नेतृत्व में वहां पे सरकार होते हुए आज एक भी भाजपा का विधायक वहां पर जीत के, चुनाव जीत के वो नहीं आया और वहां पर केरल में भाजपा का शून्य। सांसद को छोड़िए, विधायक भी जीतने नहीं देती केरल की जनता। वो माहौल आज पूरे मुल्क में ले आने की जरूरत। इसलिए आज जब हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग, आखिर में यही बात कहूंगा, प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग आज ये कहते हैं कि अमृत काल आ गया, अमृत काल आ गया आज भारत के लिए उनके राज के चलते हुए। याद करिएगा हमारा पुराने
परंपरा कहता क्या है? अमृत पैदा हुआ था समुद्र मंथन से, और समुद्र मंथन में जब अमृत पैदा हुआ साथ साथ विष भी पैदा हुआ। और पहले वो अमृत के ऊपर कब्जा किसने किया? राक्षसों ने किया, और वो अमृत को लेकर वो भाग जाते। तब देवता लोगों को षड्यंत्र करके उस अमृत को राक्षसों के हाथ से फिर से तल करके वापस ले आना पड़ा। हम आज के दिन उस दिशा में फंस गए हैं। जब अमृत जो निकला है 75 साल की आजादी के बाद, वो अमृत जो है पहला उन लोगों के हाथ में पहुंचा है जहां से उनको वापस ले आना है। आज ये राक्षसों के हाथ में ये अमृत है, इसको वापस ले आना है जनता के हाथ में। देश की तरक्की हो, हम सब की तरक्की हो, तो उस तरीके की अमृत काल की ओर हमें चलने की जरूरत है। तो आज मैं आप सब से ताऊ देवीलाल को हमारी श्रद्धांजलि, हमारी सम्मान वो सब अर्पित करते हुए, और बहुत कुछ जैसे मैं कह रहा था, जब हम जवान थे तो बहुत कुछ सीखा उनसे, व्यक्तिगतताओं से, लेकिन उसी के साथ साथ जिस तरीके के भारत का कल्पना उन्होंने की, जिस तरीके से किसानों का राज के बारे में कल्पना उन्होंने की, और जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाने के लिए आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज आगे आकर हम सबको यहाँ पर आमंत्रण किए। हम चाहेंगे कि वामपंथी पार्टियां और ये लाल झंडा हर समय साथ रहेगा, उन सभी ताकतों के साथ, हम सब के साथ, और बाकी जितने भी तैयार हैं, जो आज भारत को बचाना है, आज भारत को हमें बचाना है, ताकि आने वाले दिन में एक बेहतर भारत का निर्माण करना है और भारत को बचाना है। तो इस सरकार, आज भाजपा की सरकार केंद्र में है, इस सरकार को गद्दी से हटाना है और जिस सरकार को सत्ता से दूर रखना है, वो है लक्ष्य आज हम सबके सामने। आज देशभक्ति का प्रतीक यही है। क्या हम सब लोग मिलकर अपने भारत को बचा पाएंगे कि नहीं? हमारी संकल्प है, और आज देवीलाल जी के सम्मान दिवस पर हम सबको इस संकल्प को लेना हम समझते अनिवार्य है। ये संकल्प को लेना अनिवार्य है कि हम एक देशभक्त होने के नाते आज आगे आकर भारत को बचाएंगे, इस सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखेंगे, उनकर भारत को बचाएंगे और आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। ये हमारी देशभक्ति का प्रतीक है। तो मैं आप सबसे ना हाथ खड़ा करवाऊंगा, ना नारे दिलवाऊंगा, लेकिन सीधा सीधा आपके दिल से बात कर रहा हूं मैं। मन की बात नहीं है, ये दिल की बात है, और सीधा सीधा आपके दिल से बात हो रही है कि आप दिल को समझकर बताइए कि देशभक्त हो तो आज इस सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखो, हमारे भारत को बचाओ, एक बेहतर भारत बनाओ। इसके लिए आप सब तैयार हो, यही हमते हैं, क्योंकि हाथे तो फिर अपने आप खड़े हो गए। मैंने तो कहा नहीं था, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, और इसी के लिए हम चाहते हैं आने वाले दिनों में मिलजुल कर हमारे देश को हम बताएंगे। आप सबको मेरा धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सीताराम येचुरी साहब। अब मैं आपके बीच में उस शख्स को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने लंबे समय तक देश के किसान को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, किसानों की लड़ाई लड़ी। मेरे से पहले सरदार सुखबीर सिंह बादल जो बता रहे थे कि 4 ऐसे नेता इस देश में हुए जिन्होंने किसानों के लिए राजनीति में, सत्ता में रहते हुए कैसे किसान का उत्थान हो उसके लिए कानून बनवाए, और जब किसान की किसी ने अनदेखी करी तो उस किसान के साथ खड़े होकर के उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। हमारे बीच में महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान नेता श्री शरद पवार जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और आकर के आप सबको आज जो बड़ी संख्या में खेत मजदूर, किसान से जुड़े हुए लोग हैं उनको संबोधित करें। उससे पहले पार्टी के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह जी से और बलविंदर सिंह कैरो जी से आग्रह करूंगा
कि वो उनको सम्मान की प्रतीक पगड़ी पहनाएं और मेमेंटो चौधरी देवीलाल जी का सम्मान प्रतीक उनको देकर के सम्मानित करें। और उसके साथ आग्रह करूंगा कि पवार साहब आए और आकर के हरियाणा प्रदेश के लाखों लोग जो आपको सुनने आए हैं, जो चौधरी देवीलाल जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं, उनको संबोधित करें, उनको अपना संदेश दें। श्री शरद पवार जी। हिंदुस्तान के किसान कमेरे की आवाज आदरणीय शरद पवार जी जिंदाबाद। सम्माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी, कांग्रेस सीताराम येचुरी, सुखबीर सिंह बादल साहब, सांसद अरविंद सावंत जी, अभय चौटाला जी, केसी त्यागी जी, मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, मेवा जामतिया जी, नफे सिंह जी राठी, जीर शर्मा, कुमारी सोनिया जैन और लाखों की संख्या में उपस्थित है मेरे बहनों और भाइयों। आज का दिन इस देश के न किसानों की मगर आम जनता की सेवा करने के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, ऐसे भारत माता के सुपुत्र चौधरी देवीलाल जी, उनका सम्मान करने का अच्छा दिवस है। और मुझे खुशी है कि ये दिन हरियाणा के आम जनता एक त्योहार का दिन है ऐसे समझकर लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुई है। मुझे खुशी है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में कभी देवीलाल जी के साथ काम करने का मौका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाते से मुझे मिला कि जब हरियाणा का नेतृत्व उनके पास था, मैंने देखा उनका काम करने का तरीका, चाहे मुख्यमंत्री के नाते हो, चाहे देश के उप प्रधान हो, चाहे देश के कृषि मंत्री हो, समाज के गरीब आदमी के आंखों के आंसू वो कैसे रोक सकते हैं और इनके हितों की रक्षा कैसे कर सकती है, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन दिया था। देश की खेती के क्षेत्र में आप मैं कई सालों से काम करते हैं। मैंने देखा कि हिंदुस्तान के खेती में सर छोटूराम जी, उन्होंने जो योगदान दिया किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए, सर छोटूराम जी ने जो संदेश दिया वो कभी हुआ भूल नहीं सकते। और छोटूराम जी के बाद दो नाम मैं कभी भूल नहीं सकता, एक चौधरी देवीलाल जी और फकर सिंह बादल, कि जिन्होंने सर छोटूराम ने जो रास्ता दिखाया, इस रास्ते से जाकर किसानों की समस्या हल करने के लिए जो अधिकार आपको मिला था, इसका पूरे फूल इस्तेमाल उन्होंने किया। आज ये देश स्थिति में बदला है। मुझे याद है कि एक समय ऐसा था कि देश की भूख की समस्या, अनाज की समस्या पूरी करने के लिए हमें विदेश से अनाज मांगने की नौबत
हमारे ऊपर थी, मगर आज देश की स्थिति बदली है। ये स्थिति कैसे बदली? ये देश की स्थिति बदली है इसलिए कि इस देश के किसानों ने अपना खून और पसीना देकर देश का अनाज का उत्पादन बढ़ाया। आज हिंदुस्तान गेहूं के निर्मित में दुनिया का 1 नंबर का देश है। आज हिंदुस्तान धान उत्पादन करने में दुनिया का 1 नंबर का देश है। आज चीनी के उत्पादन करने में हिंदुस्तान 1 नंबर का देश है। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? किसानों ने अपना खून पसीना दे दिया और चौधरी देवीलाल जैसे ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ क्या देख रहे हैं हम? इसी हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, वेस्टर्न यूपी हो, यहाँ के किसानों ने दिल्ली के दरवाजे पर 1 साल तक धरना आंदोलन किया, मगर देश की सरकार ने इनकी समस्या हल करने के लिए कुछ कदम नहीं उठाए। बाद में कुछ उनके लिए निर्णय लेने की बात की, मगर आज देखने के बाद इसका पता लगा जो वायदे किए थे ये वायदे पूरे नहीं किए। पहला वायदा एमएसपी, वो एमएसपी देने के लिए 1 साल किसान यहाँ के रास्ते पर धूप नहीं देखी उन्होंने, बारिश नहीं देखी, ठंड नहीं देखी। ये समस्या हल करने के लिए उन्होंने शांतिपूर्ण रास्ते से संघर्ष किया, मगर आज उनकी समस्या हल नहीं हुई है। उनके खिलाफ केसेस किए गए। ये सब केसेस हम वापिस लेंगे ऐसा एक वचन दिया गया था, मगर आज तक ये धरना धरने वाले किसानों के जो केसेस है वो वापिस नहीं किए। आज उनको कोर्ट में जाने का तमन्ना, आज समस्या उनके सामने आई। क्या सिखाई स्थिति दिखती है? आज हमारे सामने महंगाई का संकट है, बेरोजगारी का संकट है, किसानों की समस्या हल नहीं होती ये संकट है। मगर इतना सब होने के बाद ये सरकार ने क्या दे दिया हम लोगों को? हर दिन का अखबार पढ़ने के बाद एक न्यूज हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलती है कि कहीं न कहीं किसानों ने आत्महत्या की है। किसान आत्महत्या के रास्ते पर जाता है। 8 दिन पहले एक पूना के नौजवान किसानों ने आत्महत्या की। मैंने देखा कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को एक खत लिखा कर रखा था और इस खत में उन्होंने देखा कि खेती के लिए, पानी के लिए मैंने बैंक से कर्जा ले लिया, इसमें नुकसान हो गया। बैंक ने मेरे घर के बर्तन बाहर निकाले, समाज में मेरी बेइज्जत हो गई, मैं पैसा वापस कर नहीं सकता। एक तरफ से देश की पूंजीपति है, अमीर लोग है, कारखानदार है, उनकी करोड़ों की रकम वो माफ करने का काम आज भारत सरकार करता है। देश की सभी बैंकों ने इसी साल कई लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपतियों को माफ किए और किसानों को कुछ हजार रुपए वो दे नहीं सका, इसके लिए उनके बर्तन बाहर निकाले, उनकी बेइज्जत की। और इसीलिए
ये स्थिति में बदलाव आना चाहिए, इसलिए मैंने राह नहीं की, मगर कोई बदलाव आता नहीं, इससे ज़्यादा आत्महत्या करना ठीक होगा। और इसीलिए ये आत्महत्या हुना के नौजवान किसानों ने की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आत्महत्या ये रास्ता नहीं है। हम जो आत्महत्या करने की परिस्थिति पैदा करता है उनका हटाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम आत्महत्या नहीं करेंगे, हम स्थिति में बदलाव लाएंगे, हम हुकूमत में बदलाव लाएंगे। 2024 में देश में जब हम लोगों को मौका मिलेगा तब उसका पूरे लाभ लेंगे और हम सब मिलकर इस देश में हुकूमत में बदलाव लाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। आज इसकी आवश्यकता है और मुझे खुशी है कि चौटाला जी ने ये करने के लिए आज का देवीलाल जी का सम्मान करने का आज का दिवस यहाँ शामिल किया। और मुझे पूरा विश्वास है जिस लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ आए, आप इससे संदेश लेकर जाएंगे, हम एक होंगे, हम किसानों की समस्या हल करेंगे। किसानों की बेइज्जत करने वाली जो ताकत है आज उनको हम हुकूमत से हटाएंगे। यही शपथ लेकर हम यहाँ से जाएंगे। इतना ही कह के मैं आप लोगों से इजाजत देता हूँ। जय हिंद, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहब। साथियों, आपको जिस शख्स की लंबे समय से इंतजार थी, आज जहां आप लोगों ने बहुत लंबे समय से बैठ करके जो आज नेता देश भर के आपके बीच में आए, आपने जो संदेश आज उनको दिया है, जिस ढंग से आपने अपने दोनों हाथ खड़े करके ये कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं, हम सब एकजुट हैं। आज उसी तरह का परिचय भी मंच के ऊपर आए हुए नेताओं ने अपने संबोधन में आप सबको एक विश्वास के रूप में दिलाया है। उसी कड़ी में आज हमारे बीच में जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने आना था। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से दिल्ली पहुंच गए थे, परसों दिल्ली आ गए थे, लेकिन अचानक स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपके बीच में आ नहीं सके। उन्होंने अपनी तरफ से चौधरी देवीलाल जी के प्रति अपनी श्रद्धा जहां प्रकट करी है, वहीं आप सबको भी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने जो लिख करके भेजा है वो मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी भारत के महान राजनेताओं में से एक थे। उन्होंने खास करके किसानों के लिए, गरीबों के लिए, उत्थान के लिए बहुत काम किए। वे हरियाणा के मुख्यमंत्री और देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्र की सेवा करते रहे। मैं उनकी 109वीं जयंती पे उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से चौटाला जी को, जिन्होंने अपने महान पिता के बाद भी स्वतंत्रता की लौ को कायम रखा। मैं आप सभी के साथ इस रैली में शामिल होने वाला था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से मैं आपके बीच आ नहीं पाया। इसलिए
मैं आपको आज की इस सम्मान दिवस की रैली पे हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह हमारे बीच में उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी को हमने आमंत्रित किया था, वो भी व्यवस्थाओं की वजह से पहुंच नहीं पाए। उन्होंने भी अपनी तरफ से आपके नाम और चौधरी देवीलाल के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करी है, आपके नाम अपना संदेश दिया है। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी भारतीय राजनीति के एक महान व्यक्तित्व थे। स्वतंत्र भारत में एक किसान नेता के रूप में उन्होंने किसानों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विशेष तौर पे उत्तर भारत के किसानों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिए। वह एक बीजू बाबू जी के करीबी दोस्त थे। उन्होंने अन्य नेताओं के साथ में सन 1970 के दशक में एक सफल लोकतांत्रिक आंदोलन का नेतृत्व किया। देश ने उन्हें एक महान राष्ट्रवादी नेता के रूप में याद रखेगा, जिन्होंने कई अन्य लोगों के बीच लोकतंत्र मूल्यों को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। मुझे खुशी है इंडियन नेशनल लोकदल 25 सितंबर 2022 को अपनी 109वीं जयंती सम्मान दिवस के रूप में मना रही है। चौधरी देवीलाल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस उत्सव की बड़ी सफलता की कामना करता हूं। साथियों, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आपके रूबरू करूं। आप लंबे समय से इस इंतजार में थे कि वो आपके रूबरू हों। उससे पहले हमारा एक साथी है जिसने चौधरी देवीलाल जी के इस सम्मान दिवस पे एक गाना तैयार किया है। बस चंद मिनट आपकी वो लेंगे और उसके बाद फिर सीधे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आपके रूबरू होंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज जब आपके रूबरू होंगे, बहुत खुल करके आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि हमारा अगला विजन क्या है, हम हरियाणा प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम महिलाओं के उत्थान के लिए क्या करेंगे, हम युवाओं को कैसे सम्मान देंगे, हम कैसे हमारे बुजुर्गों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। ये सारी बातें जैसे ही साथी अपना भजन खत्म करेगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आपके रूबरू होकर के आपको आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपके हितों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के लुटेरों की सरकार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए, कैसे इनको सत्ता से बाहर किया जाए और कैसे आने वाले समय में युवाओं को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को मान सम्मान दिया जाए, ये सारी बात आपके सामने रखेंगे। मैं अमित धुल जी से कहूंगा कि वो अपने गाने की प्रस्तुति दे और गाने की प्रस्तुति दे करके आप सबको उस गाने के माध्यम से बताए कि आने वाले कल में कैसे चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करने के काम करेंगे। अमित धुल जी। ताऊ देवीलाल का सपना पूरा करके दिखाएंगे, ताऊ देवीलाल का सपना पूरा करके दिखाएंगे। हरियाणा में फिर से, हरियाणा में फिर से इन्हें लोग राज लाएंगे। हरियाणा में फिर से हरा झंडा लहराएंगे। आइए मेरे साथ मिलकर आपसे लगाएंगे। हाँ जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला फिर से, हरियाणा में फिर से इन्हें लो राज लाएंगे। हरियाणा में फिर से इन्हें लो राज लाएंगे। हरियाणा में फिर से हरा झंडा लहराएंगे। हरियाणा में फिर से हरा झंडा लहराएंगे।
सुनना, पगड़ी भी हरी होगी, पटका भी हरा होगा, पगड़ी भी हरी होगी, पटका भी हरा होगा, ऐनक के बटन वाला खटका भी हरा होगा, ऐनक के बटन वाला खटका भी हरा होगा। और सभी स्टेज की तरफ देखेंगे एक बार। चौटाला साहब फिर से, चौटाला साहब फिर से, चौटाला साहब फिर से जनता दरबार लगाएंगे, चौटाला साहब फिर से जनता दरबार लगाएंगे, हरियाणा में फिर से हरा झंडा लहराएंगे, हरियाणा में फिर से हरा झंडा लहराएंगे। सभी साथी जोश के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और सुना दोस्तों, ना पेंशन कटेगी, न स्कूल बंद होंगे, ना पेंशन कटेगी, न स्कूल बंद होंगे, विरोधी के दल में बस लोग चंद होंगे, विरोधी के दल में बस लोग चंद होंगे, फिर शेर के जैसे अभय सिंह, शेर के जैसे अभय सिंह, फिर शेर के जैसे अभय सिंह को हुंकार लगाएंगे, शेर के जैसे अभय सिंह हुंकार लगाएंगे, हरियाणा में फिर से हरा झंडा लहराएंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, सुनना, अब हवा बदल गई है, बदलाव बड़ा होगा, अब हवा बदल गई है, बदलाव बड़ा होगा। और सुनो भाइयों, ये रैली विरोधी को जवाब कड़ा होगा, ये रैली विरोधी को जवाब कड़ा होगा। और मेरी बात आप तक पहुंचे तो मुझे पहुंचाना। 24 में अभय सिंह जी, 24 में अभय सिंह जी, 24 में अभय सिंह मुख्यमंत्री बन के आएंगे, 24 में अभय सिंह मुख्यमंत्री बन के आएंगे। और सुना, होगा विकास सबका और राज इन्हें लोगा, होगा विकास सबका और राज इन्हें लोगा, जनता के सिर पे होगा ये ताज इन्हें लोगा, जनता के सिर पे होगा ये ताज इन्हें लोगा। नीरज पूरा डहर भी घर घर, नीरज पूरा डहर भी घर घर, जाके अलग जगाएगा, नीरज पूरा में फिर से हरा झंडा लहराएंगे, हरियाणा में फिर से हरा झंडा लहराएंगे। 24 में अभय सिंह जी मुख्यमंत्री बन के आएंगे, 24 में अभय सिंह मुख्यमंत्री बन के आएंगे। धन्यवाद साहब। प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चौटाला साहब को आपके रूबरू करूं, उससे पहले केवल 2 मिनट लेना चाहूंगा। मैं विशेष तौर पे जो नेता अलग अलग स्टेटों से चल करके आज हमारे बीच में जहां चौधरी देवीलाल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए थे, मैं उन सबका आपकी तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबकी तरफ से उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने समय निकाला, जहां चौधरी साहब के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं आज उन्होंने एक नया संदेश देश को दिया कि हम एकजुट होकर के 2024 की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इकट्ठे होकर के सत्ता में बैठी भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे।
उसके साथ साथ मैं उन सब साथियों का आभार व्यक्त करूंगा जिन साथियों ने, जो हमारी पार्टी के जोन स्तर के पदाधिकारी हैं, जोन के अध्यक्ष हैं, जो हमारे हल्का के अध्यक्ष हैं, हल्का के जो प्रभारी हैं, जिला के अध्यक्ष और प्रभारी हैं, तमाम उन साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आप सबको चौधरी देवीलाल जी के 109वें इस जन्म दिवस के ऊपर फतेहाबाद के इस आयोजन में निमंत्रण दे करके यहां लाने का काम किया। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से मैं हमारी महिला की प्रधान महासचिव उन दोनों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गांव-गांव में जाकर के आज हजारों की संख्या में माताओं और बहनों को यहां ला करके जो चौधरी देवीलाल के प्रति जिन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पित करी है, वहीं आज उन्होंने भी एकजुटता का परिचय देते हुए आज इस बात को मोहर लगाने का काम किया है कि जहां पुरुष इस प्रदेश का सत्ता परिवर्तन चाहता है, नौजवान जहां इस प्रदेश का परिवर्तन चाहता है, आज महिला भी उनसे कहीं पीछे नहीं है। मैं बधाई दूंगा, आज आपने हजारों की संख्या में महिलाओं को यहां ला करके इस बात पे मोहर लगा दी कि महिला भी तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक बदलाव नहीं आ जाएगा। मैं एक बार फिर उन सब साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, खास करके पत्रकारों का, जिन साथियों ने लगातार इस रैली के इस आयोजन को अपनी कलम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आज भी जो साथी आए हैं, मैं इन सब का आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करूंगा कि कल आप देश को एक बड़ा अच्छा संदेश देने का काम करेंगे। जहां आप अच्छा संदेश देंगे वहीं देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा। मैं आपके और चौटाला साहब के बीच में ज्यादा समय न लेकर के मैं आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से आग्रह करता हूं कि चौटाला साहब आए और आकर के कैसे हरियाणा प्रदेश के नौजवान जो आज कहीं ना कहीं रास्ते से भटका हुआ है, किस तरह से आज हमारा प्रदेश नशे की चपेट में आया हुआ है, कैसे आज हमारा प्रदेश का युवा जो है गुमराह हो रखा है, वो कैसे राय रास्ते पे आने वाले समय में आज के उन युवाओं के लिए जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आपके बीच में जिक्र करे, वहीं महिलाओं के उत्थान के लिए क्या करेंगे, किसान की लड़ाई को कैसे लड़ेंगे, बुजुर्ग के मान सम्मान को कैसे बहाल करेंगे, ये सब बातें चौटाला साहब आपके रूबरू होकर के करेंगे। मैं आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और आए हुए इन लाखों लोगों को जो लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उनको अपना संदेश दे संबोधित करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। किसान कमेरे की आवाज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान में विपक्ष की आवाज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा हरियाणा के किसान कमेरे की आवाज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर विराजमान मैंने कई दफा पहले कह दिया था, आज फिर दोहरा रहा हूं, ये जोड़ी थी, एक तो भाग गया तो फिर आ गया। शुक्र है खुदा का कि उसको अकल आ गई, आ गया। आपको देख करके और भी कुछ भूले भटके जो रास्ता भटक गए थे, वो पुनः आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। आप उन्हें पुचकार लो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं।
आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे थे कि इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। और जो सरकार ये सब करने में सफल ना हो फिर जनतांत्रिक तरीके से उस सरकार को बदल दिया जाना चाहिए। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए लगन और मेहनत से काम करे। लेकिन जो सरकार ये सब ना करे उस सरकार को बदल देना चाहिए। सरकारें तो बदलती रहती हैं लेकिन नीतियां नहीं बदला करती। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने पिछली दफा मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि जिस किसी साथी को कोई तकलीफ हो वो मेरी कोठी पे आके दरख्वास्त दे, मैं उसकी मदद करूं। साथियों, संयोग से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने गौर से देखा मुख्यमंत्री की कोठी सुननी पड़ी थी, वहां एक भी आदमी नहीं था। मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला करके पूछा कि भाई मुख्यमंत्री निवास तो सुनना पड़ा है, लोग आते नहीं है क्या? तब लोगों ने मुझे बताया क्या करे कोई यहाँ आकर के, काम तो किसी का होता नहीं और जो कोई दरख्वास्त लेकर के आता है पुलिस वाले पीट करके उसे जेल भेज देते। मैंने उसी दिन से मन में ठान ली कि अगर कभी सरकार बनाने का अवसर मिला तो मैं इस नीति को बदलूंगा। आपके सहयोग और समर्थन से हमें सरकार बनाने का अवसर मिला और मैंने अपने मन में ठानी हुई उस बात को क्रियान्वित किया। पहली कलम से मैंने ये फैसला लिया कि अब लोगों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं, सरकार लोगों के पास जाएगी। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं, हम साल में एक एक गांव में जाया करता था और गांव के लोगों की तरफ से जो मांग रखी जाती वो आपकी मांग मानी जाती थी या नहीं मानी जाती थी। मैं आज आपसे फिर निवेदन करने आया हूं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए आप लोगों को एक नया निर्णय लेना है। ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, मंच पर आपने देखा समूचे भारतवर्ष के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता आपके सामने बैठे हुए थे और सबने ये मन बनाया हुआ है कि इसको शासन का अंत किया जाए। आज कोई सरकार नहीं है, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है जो दोनों हाथों से देश की संपत्ति को लूटने पर लगे हुए। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल है। आज इस मौजूदा सरकार ने किसानों की हालत बहुत दयनीय बना दी। आज हमें न बिजली मिलती है न पानी मिलता है, खाद और बीज के लिए हम लाइन पे लगते। फिर भी प्रभु की अगर कृपा हो जाए, हमारे खेतों में भरपूर फसल हो जाए तो फिर हमें उसका लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता है। हमारा उत्पादन कोड़ियों के भाव छीना जाता है। लेकिन अजीब विडंबना है कि जो उत्पादन हम बेचते हैं उसमें से
जो चीज पैदा होती है उसे महंगे दाम पर बेचा जाता है। गन्ना हम पैदा करते हैं, वो मंडी में लिया जाता है और कई कई साल तक किसान को उसकी पेमेंट नहीं होती। लेकिन गन्ने से जो चीनी बनती है उसके दाम रोज बढ़ते हैं। चना, दाल, मूंग, मोस, मसर, अरहर हम पैदा करते हैं, वो मंडी में लूटा जाता है। लेकिन उसमें से जो दाल बनती है वो बाजार में महंगी बिकती है। सरसों, तारा मीरा, तोरिया, अड़सी हम पैदा करते हैं, वो मंडी में ली जाती है। लेकिन उसमें से जो तेल निकलता है वो महंगा बिकता है। हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं, उसका डीजल का भाव रोज बढ़ता है। लेकिन हवाई जहाज में जो तेल जलता है वो रोज मंदा होता है, क्योंकि उसमें पूंजीपति वर्ग के लोग सफर करते हैं। ये सरकार लुटेरों की सरकार है। इस प्रकार के कानून बनाती है जिससे इस देश का पैसा मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घराने उनके पास चला जाए और वहां से ये लूट के खाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज परिस्थितियां बदल गई। बदले हुए हालात को ध्यान में रख करके हम सबको एक निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है। सैर सपाटा करने के लिए नहीं, मैं हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। विश्व के हर मुल्क में जाकर के मुझे एक बात को देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक अनूठा देश है, जहाँ सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, सभी जाति के लोग आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुमार, लुहार, सुनार, मणिहार, नाई, तेली, धोबी, मोचे, ब्राह्मण, बनिया, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, आज इस देश का हर नागरिक इस कुशासन से दुखी है, परेशान है। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन साथियों का आभार व्यक्त करने के लिए गया जो पिछले 1 साल से भी लंबे अरसे से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश की परवाह किए बिना, भूखे प्यासे दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर डेरा जमाए बैठे हैं। इसलिए धरने पर बैठे हैं ताकि केंद्र की सरकार की तरफ से बनाए गए ये 3 काले कानून जो किसान विरोधी हैं उन्हें वापस लिया जाए। प्रधानमंत्री इस बात पर बजिद थे कि बने हुए कानून कभी वापस नहीं होते, लेकिन वो बधाई के पात्र हैं और मैं उन बहादुरों को बधाई दूंगा जिन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ एक प्रण लिया कि हम मर जाएंगे लेकिन जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे हम धरने से पीछे नहीं हटेंगे। आखिर झक मार करके प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, वो 3 काले कानून वापस लिए और किसानों से माफी मांगी। संगठन में बहुत शक्ति है, इसलिए मैं आज आपसे फिर निवेदन कर रहा है कि इन बिगड़े हुए हालात को ठीक करने के लिए हम सबको इकट्ठे होकर के एक लड़ाई लड़नी, और लड़ाई में आपको सफलता मिले इसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। आज की इस मौजूदा सरकार ने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के बनाए हुए उस वृद्धावस्था कानून को मिटाने का काम किया। उन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई। मैं उन बूढ़े बुजुर्गों को यह आश्वासन देना चाहता हूं, सरकार निश्चित रूप से आपकी बनेगी, और जब आपकी सरकार बनेगी तो जो पेंशन आपकी काटी गई है उसका सारा पैसा मैं ब्याज के हम आपके पास भिजवाने का काम करें।
और मैं घोषणा करता हूं कि सरकार बनने के बाद वृद्धावस्था पेंशन 10,000 रुपये माहवार हम करने का काम करें। हम महिलाओं को अलग से 1,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से देंगे। बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का प्रदान किया जाएगा। पढ़े लिखे युवाओं को सम्मान भत्ता 21,000 रुपया दिया जाएगा। हमारी सरकार बनने पर 1 साल के अंदर अंदर हम SYL नहर का निर्माण करेंगे और आपकी प्यासी धरती को पूरा पानी देने का काम करेंगे। गरीब लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेंगे। कृषि काले कानून के विरोध में जो साथी शहीद हुए हैं, उन किसानों की यादगार के तौर पर हम एक स्मारक जलियांवाला बाग की तर्ज पर वहां बनाएंगे, ताकि हर आदमी को ये गर्व महसूस हो और वो प्रेरणा ले सके। ई-नेम ट्रेनिंग प्रणाली को समाप्त किया जाएगा और आड़ती भाइयों के निर्धारित कमीशन को बरकरार रखते हुए 3% उनकी दर की जाए। हर मंडी में ये प्रावधान किया जाएगा कि सभी फसलें केवल मंडी में ही खरीद और बेची जाए। किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए, उसके लिए कानूनी गारंटी देने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने हम सब के लिए जो काम किए हैं, उनको अगर मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाए, लेकिन मैं इनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, 7 समुद्र की मसी करूं, देवीलाल के गुण लिखे न जाए। कि सारे देश के कागज इकट्ठे किए जाए, सारे दरख्तों को काट करके कलम बनाई जाए, सारे समुद्र के पानी की शाही बनाई जाए, तो अभी देवीलाल के गुण लिखे नहीं जा सकते। उस व्यक्ति के जितने गुण थे, आज उनको इस सरकार ने मलियामेट करने का काम किया। जिस सरकार के राज में 2014 में केंद्र की सरकार में 56 करोड़ 51 लाख रुपए का कर्ज था, आज 8 वर्षों में ये कर्जा बढ़कर 139 लाख करोड़ हो गया है। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लिया जाता है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। हर पैदा होने वाला बच्चा अपने सर के ऊपर 2 लाख का कर्जा लेकर के पैदा होता है। हरियाणा प्रदेश में जब हमारी सरकार गई थी, हमने सरकार के खजाने में हजारों करोड़ रुपया छोड़ा था। आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। उन कमबख्तों से पूछना कि ये कर्जा किस बात का है। विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी। जो सड़कें हमारे सरकार के वक्त में बनी थी, आज वो टूट गई, उनकी मरम्मत तक नहीं हो रही। बिजली और पानी का अभाव है। खाद और बीज के लिए हम लाइन में लगे रहते। हमारी उपज का हमें लाभप्रद मूल्य नहीं मिलता। जरूरियात जिंदगी की चीजों के दाम निरंतर बढ़ते जाते हैं। ट्रैक्टर से हम खेती करते हैं, डीजल का भाव रोज बढ़ता है, लेकिन हवाई जहाज में जो तेल जलता है उसके दाम रोज कम होते हैं, क्योंकि उसमें पैसे वाले लोग सफर करते हैं। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, इसलिए इस सरकार का पतन करना अति आवश्यक है। आज हरियाणा प्रदेश में निरंतर अपराध बढ़ रहे हैं। 4 लाख महिलाओं के साथ, 1.5 लाख से अधिक बच्चों के साथ, 50,000 से अधिक दलितों के साथ आज झगड़े हो रहे, मुकदमे बनाए जा रहे। प्रतिदिन हत्याएं, 4 बलात्कार, 6 अपहरण, हर तीसरे दिन एक गैंगरेप। बेरोजगारी हरियाणा में 37.3% बढ़ी। पढ़े लिखे डिग्री प्राप्त युवक नौकरियों के लिए मारे मारे फिरते हैं। चपड़ासी और माली की नौकरी भी उन्हें नहीं मिलती।
एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 42,000 दिहाड़ीदार मजदूर, हरियाणा में 535 दिहाड़ीदार मजदूरों में आत्महत्या की है। विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चोकसी व नीरव मोदी जैसे कई लोग लाखों करोड़ रुपए बैंकों से लेकर विदेशों में जाकर के बस गए। कहाँ तो ये सरकार ने वायदा किया था कि हम विदेशों का काला धन इस देश में लाएंगे और 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति देंगे, और कहाँ आज हमारे बैंकों का पैसा मुट्ठी भर लुटेरे लेकर के विदेशों में चले गए। घरेलू गैस का सिलेंडर जो 420 रुपए में मिलता था, आज वो 1100 रुपए में मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अतिष्ठित जागृत प्राप्य वारा निबोधित, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वारा निबोधित, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। इसलिए हिम्मत और हौसले की जरूरत है। आपकी हिम्मत और हौसले से देश में राजनीतिक बदलाव आएगा, और जब राजनीतिक बदलाव आएगा तो फिर आपको सारी सहूलियात मिलेगी। हमारी सरकार के वक्त में 3,206 बच्चों को जो हमने नौकरी दी थी, उसकी वजह से मुझे 10 साल की सजा काटनी पड़ी थी। जिन बच्चों को हमने नौकरी दी उनकी तो तरक्की हो गई, लेकिन नौकरी देने वाले को 10 साल की सजा काटनी पड़ी। अब के मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं, राज बना लो। जब आपकी सरकार बनेगी तो हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, और पढ़ने वाला बच्चा यदि बीमार हो जाए तो उसका मुफ्त में इलाज कराएंगे, और पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। हर बच्चे को नौकरी देंगे। किसी योग्य बच्चे के माँ बाप ने किसी मजबूरी में वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं माने। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे। 3206 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई थी। अब के मैं लाखों बच्चों को नौकरी दूंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े। मुझे उसकी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हिम्मत और हौसला कायम रखो। आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल कर देश के इस दूषित वातावरण को बदलने में अहम भूमिका निभाओ। आज समूचे विश्व की निगाह आप पर टिकी है। आपकी हिम्मत और हौसले के हर साथी इंतजार में बैठे हैं। आपकी हिम्मत से परिवर्तन आएगा। कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। ये मैं आपसे वायदा करता हूँ। सीधी जाटी भाषा में एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा, राज बना लो, फिर थारे सारे खोट में काट दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। यही बात कहने में आपके बीच में आया था। आपने इतनी भारी संख्या में यहाँ आकर के हमारा जो हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगा आपका हमारा ये सहचार सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दाऊद देवलाल अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा दाऊद तेरा नाम रहेगा। लोक पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। सो शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरां तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं जो सीधा फतेहाबाद तो ने। फतेहाबाद विच विरोधी धिरां दा शक्ति प्रदर्शन अज जो देखने को मिल रहा है। वड्डी गिणती दे विच लोग भी पहुंचे हुए ने ते नाल ही वख-वख सूबियां तो इत्थे आगू पहुंचे हुए ने शक्ति प्रदर्शन करन दे लई। तुहानूं दस दे कि चौधरी देवी लाल जी दे 109वीं जयंती मौके अज एक वड्डा इकट्ठ रखा गया है ते नाल ही दूसरे पासे केंद्र सरकार की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे सन। इनालो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी इस दौरान पहुंचते हुए नजर आए। श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों भी इस दौरान संबोधन किया गया ते तमाम अपनियां शक्तियां ते नाल ही आने वाले समय दे विच सरकार बनन दा दावा ते नाल ही कई होर वादे करते हुए नजर आ रहे सन।
ओम प्रकाश चौटाला। इस तो इलावा तुहानूं दस दिए वख-वख आगूआं दे वल्लों हुण तक संबोधन किया जा चुका है। प्रेम सिंह चंदूमाजरा, शरद पवार, ये तमाम आगू इत्थे पहुंचे हुए ने। हालांकि चर्चा इस दे विच भी बनी हुई सी कि ममता बैनर्जी पहुंच सकते ने, पर जरूर नहीं पहुंचे। पर उस तो पहला ये तस्वीरां खास देखने को मिलियां। महिलावां भी इस इकट्ठ विच वड्डी गिणती दे विच शामिल होईयां। गीत गा के बकायदा इस शक्ति प्रदर्शन दे विच रोमांच पैदा करने की कोशिश की जा रही सी। इस बुलेटिन च फिलहाल ही बस इन्ने। बने रहो PTC न्यूज़ दे नाल। धन्नवाद।